प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 9 के विज्ञान के अध्याय जीवन की मौलिक इकाई को पढ़ेंगे और साथ साथ इन पर आधारित रोचक प्रश्नों को भी करेंगे। ठीक इसके बाद कक्षा 11 में भौतिकी के अध्याय सरल रेखा में गति को पढ़ेंगे और साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डीजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम जीवन की मौलिक इकाई अध्याय का तीसरा भाग पढ़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि यूकैरियोटी और प्रोकैरियोटी के बीच में अंतर क्या होता है तथा पादप कोशिका और जंतु कोशिका बीच में अंतर क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूकैरियोटी और प्रोकैरियोटी के बीच में अंतर क्या है। दोस्तों, कोशिका के दो प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है यूकैरियोटी और दूसरा है प्रोकैरियोटी। चलिए इसे एक चित्र के अनुसार समझते हैं। पहली कोशिका जो कि आकार में बड़ी है वह यूकैरियोटिक कोशिका को दर्शा रहा है तथा जो कोशिका आकार में छोटी है वह प्रोकैरियोटिक कोशिका को दर्शा रहा है। सबसे पहले हम जानते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कोशिका की अनेक आकृति होती है। ये चित्र यूकैरियोटिक कोशिका को दर्शाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें नाभिक होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में नाभिक द्वारा बंधी एक झिल्ली होती है। लगभग सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक नाभिक होता है। यूकैरियोटिक कोशिका एक कोशिका वाले या बहुकोशिका वाले हो सकते हैं, जैसे कि आग, मैर, पौधे, कवक और कीड़े। यह चित्र यूकैरियोटिक कोशिका का सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा गया चित्र है। चलिए अब हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। दोस्तों, यूकैरियोटिक कोशिका में गोल्जी कायल, कोशिका द्रव्य, रसधानी, खुरदरी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका कला, राइबोसोम, केंद्रक कला, लाइसोसोम्स, तारक काय तथा चिकनी अंतःद्रव्ययी जालिका आदि चीजें पाई जाती हैं। चलिए दोस्तों, अब हम यह देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है। यह चित्र प्रोकैरियोटिक कोशिका को दर्शाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नाभिक या कोई अन्य झिल्ली बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पर जीवाणु। यह चित्र प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा गया चित्र है। चलिए अब हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, आनुवांशिक पदार्थ, मेसोसोम, आधारीय कण, फैजिला, कोशिका झिल्ली, संचित भोजन, राइबोसोम, प्रकाश संश्लेषणी थैलियां, कैप्सूल आदि चीजें पाई जाती हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में अंतर क्या होता है। दाहिने हाथ में हम लेते हैं यूकैरियोटिक कोशिका और बाएं हाथ में हम लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। चलिए अब देखते हैं इनके बीच में अंतर क्या है। सबसे पहला अंतर है यूकैरियोटिक कोशिका आकार में बड़ा होता है
तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में छोटा होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में नाभिक द्वारा आणविक झिल्ली से घिरा होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में नाभिक आणविक झिल्ली से नहीं घिरा होता। यूकैरियोटिक कोशिका में एक से ज्यादा गुणसूत्र मौजूद होते हैं तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक ही गुणसूत्र मौजूद होता है। चलिए दोस्तों, अब हम यह देखते हैं कि ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कोशिका द्रव्य में ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। आज हम ये जानेंगे कि ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। ऑर्गेनल्स कोशिका के आंतरिक अंग हैं, जो कि कोशिका को जीवित रखने के लिए विशिष्ट कार्य करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। दोस्तों, कोशिका के समूह से ऊतक बनता है। भिन्न भिन्न ऊतक मिलाकर अंग का निर्माण होता है। भिन्न भिन्न अंग मिलकर अंग प्रणाली बनाते हैं और फिर इस प्रकार एक जीव बनता है। उसी प्रकार ऑर्गेनल्स कोशिका के आंतरिक अंग हैं, जो कि कोशिका को जीवित रखने के लिए मदद करते हैं। कोशिका के जीवित भाग में निश्चित आकार की संरचना है। चलिए दोस्तों, अब हम यह देखते हैं कि ऑर्गेनल्स में क्या क्या मौजूद होता है। ऑर्गेनल्स में नाभिक, राइबोसोम्स, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, पिरोक्सिसोम, खुरदरी अंतःद्रव्ययी जालिका, गोल्गी उपकरण, सूक्ष्म नलिका, चिकनी कोशिकीय द्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, कोशिका द्रव्य, लिसोसोम्स और तारक केंद्रक मौजूद होते हैं। इन सब को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में ये कहाँ-कहाँ मौजूद होते हैं। पहला चित्र जंतु कोशिका को दर्शाता है, जिसमें ये प्लाज्मा झिल्ली, तारक केंद्र, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, खुरदरी अंतःद्रव्ययी जालिका, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, केंद्रकीय झिल्ली, चिकनी अंतःद्रव्य जालिका, गोल्गी उपकरण पाए जाते हैं तथा दूसरा चित्र पादप कोशिका को दर्शा रहा है, जिसमें चिकनी अंतःद्रव्ययी जालिका, लाइसोसोम, खुरदरी अंतःद्रव्ययी जालिका, हरित लग, गोल्गी उपकरण, केंद्रीय झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, बाह्य कोशिका, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, हरित लवक, कोशिका द्रव्य आदि मौजूद होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अंतःप्रद्रव्ययी जालिका क्या होती है। अंतःप्रद्रव्ययी जालिका कोशिका द्रव्य में मौजूद झिल्लियों का एक जाल होता है। ये सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका में ही मौजूद होते हैं। प्रद्रव्ययी जालिका के दो प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है चिकनी कोशिकीय द्रव्य जालिका तथा दूसरा है खुरदरी अंतःद्रव्ययी जालिका। चिकनी कोशिकीय द्रव्य जालिका नालिकाओं से बना होता है। यह वसा अणुओं लिपिड के निर्माण में मदद करता है। इसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं। खुरदरी अंतःद्रव्ययी जालिका पुटिकाओं से बना होता है। यह प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है और इसकी सतह पर राइबोसोम्स होते हैं। अंतःप्रद्रव्ययी जालिका कोशिका द्रव्य तथा नाभिक के बीच परिवहन सामग्री का कार्य करता है। यह जैव रासायनिक गतिविधियों के लिए स्थान प्रदान करता है और उत्पाद के विषहरण में मदद करता है। गोल्गी उपकरण यह नालिकाओं और झिल्ली से बंधी पुटिकाओं की एक प्रणाली है, जो स्टैक में एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित होते हैं। ये कोशिका में अंदर और बाहर परिवहन सामग्री का कार्य करता है।
लिपिड और प्रोटीन गोल्गी कॉम्प्लेक्स में पैक किए जाते हैं। लिसोसोम। लिसोसोम का मुख्य कार्य पाचन है। कोशिका के कचरे के निपटान कार्य में कार्य करता है। ये कोई भी कोशिका से बाहर से आए पदार्थ या कोशिका में अंदर से आए पदार्थ के पाचन में मदद करता है। माइटोकॉन्ड्रिया। यह सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका में ही पाए जाते हैं। यह रॉड की तरह दिखते हैं। इनमें 2 झिल्लियां होती हैं, जिसमें बाहरी झिल्ली के पास प्रोटीन्स तथा अंदर की झिल्ली के कक्षों को बनाने के लिए मोड़ा जाता है। इनका खुद का डीएनए भी होता है और इनमें राइबोसोम्स भी होते हैं। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य एडेनोसिन ट्रांसफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा का संचय करना होता है। अगला है प्लास्टिड्स। ये सिर्फ पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। इनके पास खुद का डीएनए होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है लाइकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण है तथा ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य स्टार्च स्टेट प्रोटीन कोशिकाओं जैसे पदार्थों का भंडारण करना है। रिक्तिका। रिक्तिका पशु कोशिका में छोटे होते हैं तथा पादप कोशिका में बड़े होते हैं। इनका मुख्य कार्य अगर कोशिका में अधिक पानी हो जाए उसका संचय करना होता है। ये कोशिका द्रव्य में झिल्लियों से घिरा हुआ होता है, जिसमें पानी, अमीनो अम्ल, चीनी, विभिन्न कार्बनिक अम्ल और कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं। और अंत में राइबोसोम्स। ये एक कण है जिनमें आरएनए मौजूद होता है। जो भी कोशिका है जिसमें प्रोटीन की जरूरत होती है, वे सारे प्रोटीन राइबोसोम से ही बनते हैं। राइबोसोम में जो भी प्रोटीन बनता है उन्हें ये अंतःप्रद्रव्य जालिका में भेज देते हैं और अंतःप्रद्रव्य जालिका उसे गोल्गी उपकरण में भेज देता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच में अंतर क्या है। जंतु कोशिका आकार में छोटा होता है तथा पादप कोशिका आकार में बड़ा होता है। जंतु कोशिका कोशिका भित्ति से घिरा नहीं होता है तथा पादप कोशिका कोशिका भित्ति से घिरा होता है। जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम्स होते हैं तथा लाइसोसोम्स पादप कोशिका में बहुत ही कम पाए जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा पहला कि यूकैरियोटी और प्रोकैरियोटी के बीच का अंतर क्या है तथा पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच में क्या क्या अंतर पाए जाते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको जीवन की मौलिक इकाई अध्याय समझ आया होगा। आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? नाभिक, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, डीएनए। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार क्या होता है? बड़ा, छोटा, मध्यम आकार, बहुत छोटा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 0, 2, 1 से ज्यादा। क्लोरोप्लास्ट किसका प्रकार है? प्लास्टिड, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी उपकरण। जंतु कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है? रिक्तिका, तारक केंद्रक,
plastid lysosomes. नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय सरल रेखा में गति भाग 6। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करेंगे मुक्त पतन से तथा उसके बाद हम पढ़ेंगे आपेक्षिक वेग। तो चलिए आगे चलते हैं और शुरू करते हैं मुक्त पतन से। मुक्त पतन को इंग्लिश में कहते हैं फ्री फॉल। यदि किसी गति करती हुई वस्तु के ऊपर केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है तो वस्तु की इस गति को मुक्त पतन कहते हैं। मुक्त पतन के लिए वायु द्वारा लगे विपरीत बल को नगण्य माना जाता है। मतलब यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही है और उस पर यदि हम वायु द्वारा विपरीत बल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एयर ड्रैग, इसको अगर नगण्य माने तो वस्तु पर सिर्फ एक बल कार्य करता है जिसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, और इसी केस को मुक्त पतन कहते हैं। विपरीत वायु बल की अनुपस्थिति में पृथ्वी की ओर गिरते हुए सभी पिंड मुक्त पतन का उदाहरण है। तो चलिए आगे चलते हैं और मुक्त पतन के लिए शुद्ध गति की समीकरण को पढ़ते हैं। यदि कोई पिंड विरामावस्था से गिर रहा है, इसके लिए हम एक ग्राउंड मानते हैं जिस पर एक ऊर्ध्वाधर अक्ष लेते हैं जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल एक्सिस, और इसके मूल बिंदु को हम लिखते हैं y बराबर 0 और अंतिम बिंदु को लिखते हैं y बराबर स्मॉल y, जहां पर y ऊंचाई को दर्शा रहा है और y इज इक्वल टू स्मॉल y के पॉइंट पर हम मानते हैं कि कोई पिंड है, जैसे कि एक बॉल, और अब ये बॉल विरामावस्था से गिर रही है। तो यहां पर त्वरण होगा गुरुत्वाकर्षण त्वरण, जो बॉल को नीचे की तरफ ले जा रहा है। तो आइए इसके लिए शुद्ध गति की प्रथम समीकरण देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। v बराबर u प्लस at, जहां पर v है अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, a है त्वरण तथा t है कुल समय। यहां पर वस्तु प्रारंभ में विरामावस्था में है, इसलिए u का मान हो जाएगा 0 तथा गुरुत्वाकर्षण त्वरण ही यहां पर त्वरण के रूप में है, इसलिए a का मान हो जाएगा -g। तो चलिए प्रारंभिक वेग तथा त्वरण का मान हम शुद्ध गति की समीकरण में रखते हैं। तो हमें यहाँ पर नई समीकरण इस प्रकार मिलती है, जो कि है v बराबर 0 माइनस gt, जिसे हम लिख सकते हैं v बराबर माइनस gt, और यही हमारी मुक्त पतन के लिए प्रथम शुद्ध गति की समीकरण होती है। तो चलिए आगे चलते हैं और द्वितीय शुद्ध गति की समीकरण को पढ़ते हैं। इसके लिए भी हम सेम केस लेते हैं, जहां पर एक पिंड विरामावस्था से गिर रहा है, जो कि इस प्रकार दर्शाया गया है। इसके लिए द्वितीय शुद्ध गति की समीकरण इस प्रकार होगी, जो हम लिखते हैं y बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहाँ पर प्रारंभिक वेग का मान 0 होगा, जिसे हमने लिखा है u बराबर 0, और त्वरण का मान होगा -g, जो कि है गुरुत्वाकर्षण त्वरण। तो चलिए देखते हैं समीकरण किस प्रकार बनती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं y बराबर 0 गुणा t
प्लस 1/2 माइनस जी गुणा टी स्क्वायर। यहाँ पर u के लिए हमने मान रखा 0 तथा a के लिए मान रखा माइनस जी। इसको हल करने पर हमें फाइनल समीकरण मिलती है y बराबर माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, और यही मुक्त पतन के लिए द्वितीय शुद्ध गति की समीकरण होती है। चलिए आइए देखते हैं तृतीय शुद्ध गति की समीकरण। इसके लिए भी हम सेम केस लेते हैं। यदि पिंड विरामावस्था से गिर रहा है तो तृतीय शुद्ध गति की समीकरण इस प्रकार होती है, जो कि है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay। यहां पर y है वस्तु का कुल विस्थापन। चलिए यहां पर प्रारंभिक वेग का मान रखते हैं हम 0, क्योंकि वस्तु विरामावस्था में है, और त्वरण का मान रखते हैं माइनस जी, क्योंकि यहां पर त्वरण गुरुत्वाकर्षण त्वरण है। अब ये दोनों मान हम शुद्ध गति की समीकरण में रखते हैं, तो यहां से हमें समीकरण मिलती है v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर बराबर 2 गुणा माइनस जी इंटू वाई। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करने पर हमें मिलता है v स्क्वायर बराबर माइनस 2g वाई। तो मुक्त पतन के केस के लिए यदि कोई पिंड विरामावस्था से गिर रहा है तो उसके लिए तृतीय शुद्ध गति की समीकरण होगी v स्क्वायर बराबर माइनस 2g वाई। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में मानते हैं हम कोई क्षैतिज अक्ष है, जहां पर एक ऊर्ध्वाधर अक्ष इस प्रकार है। ऊर्ध्वाधर अक्ष के किसी बिंदु पर कोई वस्तु रखी है, जैसे कि कोई बॉल, जिसकी क्षैतिज से कुल ऊंचाई है y बराबर 30 मीटर। अब वस्तु गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नीचे की ओर गिरती है। अब हमें ज्ञात करना है कि अंतिम बिंदु तक पहुंचने तक वस्तु कितना समय लेती है, या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि वस्तु कुल कितने समय के लिए गतिशील अवस्था में रही। तो समय का मान ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि हमें किन किन राशियों के मान पता है। तो जिसमें से राशि है विस्थापन, जिसका मान है 30 मीटर, और गुरुत्वाकर्षण त्वरण पृथ्वी के लिए, जिसका मान कुछ निश्चित दूरी के लिए नियत रहता है। तो अब हमें इस तरह शुद्ध गति की समीकरण लेनी है, जिसमें समय, विस्थापन तथा त्वरण के बीच संबंध हो। तो हम लेते हैं द्वितीय शुद्ध गति की समीकरण, जो कि है y बराबर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो चलिए अब हम सबसे पहले ज्ञात राशियों के मान लिखते हैं, जिसमें y बराबर है माइनस 30 मीटर। यहां पर माइनस साइन हमने इसलिए दिया है क्योंकि विस्थापन नीचे की तरफ है, और यहां पर त्वरण का मान होगा g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलिए हम इन दोनों राशियों के मान समीकरण में रखते हैं। तो हमें समीकरण मिलती है माइनस 30 मीटर बराबर माइनस 1/2 गुणा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई टी स्क्वायर। चलिए हम टी का मान ज्ञात करते हैं। तो यहां से हमें टी स्क्वायर बराबर माइनस 30 मीटर मल्टीप्लाई 2 अपॉन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलता है, जिसे हम इस तरह लिख सकते हैं टी स्क्वायर बराबर 6.122 सेकंड स्क्वायर, जिसे अंडर रूट लेने पर हमें मिलता है टी बराबर 2.474 सेकंड। और इस तरह हमें समय का मान ज्ञात हो जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और मुक्त पतन के लिए कुछ ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम त्वरण तथा समय ग्राफ।
इसके लिए हम एक क्षैतिज अक्ष खींचते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यह समय के लिए होता है, जिसे t से रिप्रेजेंट किया है, और एक ऊर्ध्वाधर अक्ष लेते हैं यानी वर्टिकल एक्सिस, जो कि नीचे की तरफ होता है, और त्वरण का एक्सिस है जिसे a से प्रदर्शित करते हैं। अब त्वरण का अक्ष नीचे की तरफ इसलिए है क्योंकि मुक्त पतन के लिए वस्तु हमेशा नीचे की ओर गिरती है, और इसलिए त्वरण हमेशा नेगेटिव होता है। कुछ निश्चित ऊंचाई के लिए गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान हमेशा नियत रहता है, इसीलिए त्वरण तथा समय का ग्राफ इस प्रकार होता है, जो कि एक सरल रेखा है तथा a का मान नियत प्रदर्शित करती है, जो कि इस प्रकार है। इसे हम लिखते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलिए आगे चलते हैं और वेग और समय ग्राफ पर नजर डालते हैं। इसके लिए भी हम एक समय का अक्ष लेते हैं तथा एक वेग का अक्ष लेते हैं। मुक्त पतन में वस्तु की गति नीचे की ओर होने की वजह से वेग का अक्ष भी नीचे की ओर लिया जाता है, जहां पर हम वेग तथा समय ग्राफ को इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक सरल रेखा है, क्योंकि एक समान त्वरण के लिए वेग तथा समय ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा के रूप में मिलता है। चलिए आगे चलते हैं और विस्थापन समय ग्राफ पर नजर डालते हैं। इसके लिए भी एक समय का अक्ष लेते हैं तथा एक विस्थापन का अक्ष लेते हैं, तथा विस्थापन और समय ग्राफ इस प्रकार मिलता है, क्योंकि एक समान त्वरण के लिए विस्थापन और समय ग्राफ एक वक्र के रूप में होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपेक्षिक वेग के बारे में पढ़ते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। मान लीजिए आप किसी ट्रेन या फिर प्लेन में ट्रेवलिंग कर रहे हैं और आपके समानांतर भी दूसरी ट्रेन या प्लेन चल रहे हैं। तो जब आप अपनी सीट की खिड़की से बाहर देखते हैं तो आपको दिखता है कि आपके साथ वाला वाहन एक जगह रुका हुआ है और वो आगे जैसे नहीं चल रहा हो। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? यदि कोई बाहर से खड़ा होकर देखे जो कि ग्राउंड में खड़ा है, उसे दोनों प्लेन या ट्रेन चलते हुए नजर आएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उस वाहन का आपेक्षिक वेग देखते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और इसको गणितीय रूप में समझते हैं। b के सापेक्ष a की गति। इसके लिए हम मानते हैं कोई पिंड a है जो एक निश्चित दिशा में va गति से जा रहा है, वहीं एक दूसरा पिंड b है जो किसी दिशा में vb गति से जा रहा है। तो इसके लिए v के सापेक्ष a की गति हम vab से डिनोट करते हैं, जिसका सूत्र होता है VAB बराबर VA माइनस VB। इसी तरह यदि A के सापेक्ष B की गति कैलकुलेट करनी है तो उसका सूत्र हम लिखते हैं VBA इज इक्वल टू VB माइनस VA, और इस तरह A के सापेक्ष B की गति ज्ञात हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं और इसका एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई पिंड A एक निश्चित दिशा में 6 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है, वहीं एक दूसरा पिंड B इससे विपरीत दिशा में 5 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है। तो इसके लिए VBA की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले हम गति का मान लिखते हैं। VA होता है 6 मीटर पर सेकंड और VB है -5 मीटर पर सेकंड। यहाँ माइनस साइन इसलिए आया है कि पिंड B की गति A के विपरीत दिशा में है, और इसका मान हम इस सूत्र में रखते हैं, जिससे हमें मिलता है VBA बराबर -5 मीटर पर सेकंड -6 मीटर पर सेकंड, जिससे हमें VBA की वैल्यू मिल जाती है -11 मीटर पर सेकंड। तो आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा मुक्त पतन के लिए शुद्ध गति की समीकरण के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा
मुक्त पतन का ग्राफिकल प्रदर्शन तथा सबसे अंत में हमने पढ़ा आपेक्षिक गति के बारे में। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, डीजी साथ के आज के एपिसोड में आशा करता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने कक्षा 9 में विज्ञान के अध्याय जीवन की मौलिक इकाई को पढ़ा, साथ साथ इन पर प्रश्नों को भी किया। इसके बाद कक्षा 11 में भौतिकी के अध्याय सरल रेखा में गति को पढ़ा। आइए देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, कल हम कक्षा 9 में सामाजिक अध्ययन के अध्याय अपवाह को पढ़ेंगे, साथ साथ इन पर प्रश्नों को भी करेंगे। ठीक इसके बाद कक्षा 11 में परमाणु की संरचना को पढ़ेंगे और साथ साथ प्रश्नों को भी करेंगे। एक जरूरी सूचना, इस एपिसोड को जो अभी आपने देखा, इसका पुनः प्रसारण YouTube पे किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ भी ये एपिसोड शेयर करना चाहते हैं या पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर डीजी साथ इकोवेशन सर्च करें और आप इस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।